तो बेटा दिसंबर भी खत्म हो जाएगा, 3-4 दिन का समय बचा है और 2023 भी खत्म हो जाएगा और नया साल भी आ जाएगा और उसके बाद आपका मई 2024 का अटेम्प्ट भी आ जाएगा। बट आपके अंदर अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार ये पेपर क्लियर कैसे होगा, ये सीए इंटर मई 2024 में क्लियर कैसे होने वाला है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और तो और ये न्यू स्कीम है, पता ही नहीं कि क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। तो बेटा इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू क्लियर 101% सीए इंटर बोथ ग्रुप मई 2024 कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी है कि सीए इंटर बोथ ग्रुप मई 2024 के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में 101% क्लियर कर सकें। तो इसके लिए जरूरी है वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही साथ जो भी पॉइंट्स बताए जाए उन्हें नोट डाउन करना, इंप्लीमेंट करना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्या करना है और क्या नहीं करना है जो बच्चे गलतियां करते हैं जिसकी वजह से सीए इंटर निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि यार ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। पहले 4-4 सब्जेक्ट होते थे, अब 3-3 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? एडवांस अकाउंट्स, लॉ और टैक्स, और ग्रुप 2 में कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एंड एफएम एसएम। यही है मेरे बच्चों। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं हर एक सब्जेक्ट में। उसके बाद बात करेंगे जो आपको गलतियां नहीं करनी है। तो पहले जरा देखते हैं क्या क्या हमें करना है हर एक सब्जेक्ट में। अब आपको पता है मेरे बच्चों, ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट्स से सबसे पहला पेपर है और एडवांस अकाउंट्स पहले कहीं ना कहीं अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग हुआ करता था, जिसको मिला के एडवांस अकाउंट्स बन गया है। इस बेटा पूरे के पूरे पेपर के अंदर अगर हम बात करें ना, मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जैसा कि आपको पता है 27 स्टैंडर्ड्स और मॉड्यूल 3। यहां पर आपको फोकस करना है सबसे पहले इस बार मॉड्यूल 3 पे। मॉड्यूल 3 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, बायबैक, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग। और ये चैप्टर है बड़े प्रैक्टिकल चैप्टर है, बट आपके लिए करना आसान रहेगा और ये चैप्टर ही मिला के 40 to 50% की वेटेज रखते हैं और आपके लिए करना आसान है। आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा और आपने देखा सिर्फ मॉड्यूल 3 करने से आपके 50% के आसपास नंबर आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस बार एडवांस अकाउंट्स के लिए फोकस करना है मॉड्यूल 3 पे, जहां पर प्रैक्टिकल चैप्टर्स रहने वाले हैं। इस तरीके से आपको अपने एडवांस अकाउंट्स के अंदर आप एक पकड़ बना पाएंगे और आपको यहां पर दिखेगा कि यार 20-25 दिन के अंदर एडवांस अकाउंट्स मेरा इतना हो गया कि मैं पास हो सकता हूं अभी भी अगर मैं पेपर देने जाऊं तो। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कंसोलिडेशन ऐड कर दोगे तो आपका पेपर के अंदर 60 से 65% तक का आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 60% के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि हमारा एडवांस अकाउंट्स हो जाएगा अगर मॉड्यूल 3 के साथ कंसोलिडेशन और ऐड कर दिया जाए तो इसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। टाइम कम है तो मॉड्यूल 3 पे बहुत ज्यादा फोकस कर देना, टाइम ज्यादा है तब भी मॉड्यूल 3 से ही स्टार्ट करना है, ये मैं आपको बता दूं एडवांस अकाउंट्स में। अब बात करें अगर लॉ की, अगर बात करेंगे लॉ की, तो बेटा लॉ के अंदर देखो एक कंपनी लॉ है, एलएलपी है और अदर लॉज है। कंपनी लॉ मैं ये डिनाई नहीं करता यार वो 55% की वेटेज रखता है, बट बेटा कंपनी लॉ 55% की वेटेज रखता है, बिल्कुल सही बात है। बट कहीं ना कहीं अब बच्चों को थोड़ा लेंदी लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और नो डाउट वो थोड़ा हैवी, नो डाउट थोड़ा हैवी। उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं अदर लॉस प्लस एलएलपी, ये दोनों मिला के वेटेज रखते हैं 45%, ये 30% की और ये 15% की। इनको करना बहुत ज्यादा आसान है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समय कम लेते हैं और वेटेज मेरी कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आपको लॉ में दिक्कत है तो इन दोनों पे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बना लीजिए। कहीं ना कहीं 45% आपके यहां पर मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं और उसके बाद कंपनी लॉ में कुछ तो करोगे ना तो वहां से नंबर आ ही जाएंगे। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पहले आप इनको कर लीजिए अगर आपको लॉ में डर लग रहा है, टाइम कम है तब भी। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो बेटा जो टैक्सेशन है उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका 50% की वेटेज रखता है, बट अगर मैं उसके कंटेंट की बात करूं ना तो उसके अंदर कंटेंट इतना है मेरे बच्चों कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में 100 नंबर का पेपर है, अपने आप में 100 नंबर का पेपर है, कंटेंट कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बट अगर मैं बात करूं जीएसटी की, जीएसटी पहले 40% का हुआ करता था, 50% का है। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर ऐड हुआ है कस्टम वाला, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं है, छोटी मोटी चीजें ऐड हुई हैं। 50% की वेटेज है बट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर टाइम कम लग रहा है तो जीएसटी पे 100% फोकस कर देना। अगर आपने टैक्स से भी स्टार्ट करा है, डायरेक्ट टैक्स से भी स्टार्ट करा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको करो। बट जीएसटी को ये मान के चलना कि यार जीएसटी के अंदर स्कोर करना, मार्क्स बहुत ज्यादा आसान रहेगा, तो इस पे प्रायोरिटी होनी चाहिए यार, इसके अंदर नंबर नहीं कटने चाहिए। और ये हर बच्चा ये चीजें कर सकता है जो मैं बता रहा हूं, हर एक बच्चे के लिए करना आसान है अगर उसे प्रायोरिटी की तरह से लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स को छोड़ देना है, बट इसको प्रायोरिटी की तरह करना है, क्योंकि यहां पर मार्क्स लाना आसान है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स भी करना है। अब अगर हम देखें ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के अंदर देखो 50, 45, 95 और 50, 145 आउट ऑफ 300, 300 नंबर में से आपने 145 का यहाँ पर आपने पेपर प्रिपेयर करे हैं तीनों सब्जेक्ट की। अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 की, अब 145 में से ना करते भी यार अगर आपने ढंग से कराए तो 120 नंबर तो यहीं से आ गए। अब 30 नंबर क्या आप यहाँ पर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 नहीं करोगे तो वहाँ पर आप 10-15 नंबर वहाँ पर लेके आ सकते हैं। लॉ की अगर मैं बात करूँ, कंपनी लॉ के बिल्कुल भी नहीं छूओगे,
तो 10-15 नंबर वहाँ पर भी आएंगे। ऐसे ही अगर डायरेक्ट टेस्ट की बात करूँ तो अगर डायरेक्ट टेस्ट से थोड़ा बहुत भी करोगे तो क्या 20-25 नंबर नहीं लेके आ पाओगे, 100% लेके आ पाओगे। देखो हर एक बच्चे के लिए सबसे पहले जरूरी है पास होना। तो मैं आपको अभी यहाँ पर 150 नंबर लाने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। देखो पास हो जाओगे, उसके बाद आप सोचोगे उससे ज्यादा नंबर की, यार 300 नंबर आए, 400 नंबर आए, 500 नंबर आए, इस तरीके से आउट ऑफ 600। बट सबसे पहले तो पास होना है ना, पहले आपको पास होने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूँ कि यार मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में 10-15 नंबर लेके आ पाओगे। क्या कंपनी लॉ में 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर नहीं लेके आ पाओगे अपने 55% में से? क्या डायरेक्ट टेस्ट में 10-15-20 नंबर लाना आपके लिए डिफिकल्ट काम है? पास होने के लिए कितना ज्यादा आसान है ये। तो ग्रुप 1 के अंदर आपको समझ आया कि अगर मैं ये टॉपिक भी कर लेता हूं तो 145 नंबर का पेपर यहां से बनता है और 120 नंबर लाना तो कितना ज्यादा आसान है मेरे लिए, जहां पर मेरे को ज्यादा मगजमारी नहीं है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। अब बात करें अगर ग्रुप 2 की। अब बेटा ग्रुप 2 में के अंदर आता है सबसे पहले कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आसान है, ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कॉस्टिंग के अंदर जो वेटेज बहुत ज्यादा रखते हैं वो है आपके एबीसी कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी। कहीं ना कहीं ये चैप्टर ही आपके वेटेज रख जाते हैं 40 to 45% और कई बार 50% तक की वेटेज रख लेते हैं। नो डाउट आपको स्टार्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से ही करना है, बट इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। इनके क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। स्टैंडर्ड के अंदर आप बच्चे अटकते हैं बट 10-12 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहाँ से। तो कॉस्टिंग के अंदर इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग के अंदर देखो चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7, ये 4 चैप्टर की अगर आप कर लेते हो ना तो आपकी वेटेज रख लेते हैं 55% की। चैप्टर 2 बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा आसान है, 10% की वेटेज रखता है। चैप्टर 4 थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है बट 20% की वेटेज रखता है। 20% 100 मार्क्स में यार एक चैप्टर ही लेके दे रहा है तो कितना ज्यादा समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है वो। चैप्टर 5 देखें तो 15% है और चैप्टर 7 देखें तो 10% है। तो कहीं ना कहीं ये आपके 4 चैप्टर सबसे पहले होने चाहिए 55% की वेटेज रखने को। ठीक है जी। इसके अलावा एफएम एसएम की बात करूं तो यार एफएम आप कर सकते हैं क्योंकि एफएम प्रैक्टिकल है, ज्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, तो आप सबसे पहले एफएम करिए, उसके बाद आप एसएम पे आइए। अब यहाँ पर भी देखो ना, वही हमारे कहीं ना कहीं आराम से 55 प्लस 45 100 और 50 तो पूरे 150 नंबर बनने के, इसमें से 120 नंबर नहीं लेके आ पाओगे। एसएम कुछ तो करोगे, बाकी के ऑडिट के चैप्टर भी करोगे और कॉस्टिंग भी करोगे, तो फिर क्या दिक्कत है, परेशानी? पास होने में कहीं भी कोई भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि यार ये चीज़ें तो बड़ी डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब बात आती है कि यार ये तो चलो सर समझ आ गया कि ये चैप्टर है। अब चैप्टर को करने का क्या तरीका है? चैप्टर को करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आपने लेक्चर देख लिए, आपने यूट्यूब से कहीं से भी आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपने वो कर लिया। उस कंसेप्ट के बाद बेटा सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको पता है आपका स्टडी मेटेरियल है, आईसीएम स्टडी मेटेरियल, आप जिसे बिल्कुल छूते ही नहीं हो। आईसीएम स्टडी मेटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, ये सारे के सारे करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता। और आपको चाहिए कि यार मेरे को ना सर इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी, तो बेटा इसका सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है? परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जो हमारी ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी की है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में क्या है? आपको सारे के सारे आईसीएम मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, सब कुछ सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाते हैं हर एक चैप्टर के, और उसकी बेस्ट मर्जिंग मिलती है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर अगर किसी भी चैप्टर को उठा के देखोगे ना, चाहे वो किसी का भी हो, एडवांस अकाउंट्स का हो, लॉ का हो, टैक्स का हो, अगर आप सारे क्वेश्चन उठा लोगे तो लगभग 70 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमने उसको मर्ज करके कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन के आसपास, 25-30 क्वेश्चन के आसपास ला दिया है, तो उससे रिवीजन करने में आसानी रहती है और आपको पता चल जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन 5 दफे आया है, 7 दफे आया है, तो कितना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आपके लिए इनफ है वो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। ठीक है जी, हाँ जी। अब आपने सबसे पहले समझा कि यार कंसेप्ट कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद बेटा टेस्ट देना है। आप टेस्ट बिल्कुल नहीं देते हो, आप सोचते हो कि बिना ये टेस्ट भी कोई टाइम खराब करने की चीज़ है क्या? ये टेस्ट भी देने की चीज़ है कोई? क्या टाइम खराब होता है? नहीं नहीं भाई, टेस्ट के बिना काम नहीं चलेगा। टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये वाला चैप्टर मैंने जो करा है वो 100% है कि नहीं है। तो आप जो सोचते हैं ना कि मैंने कंसेप्ट कर लिया, मेरा हो गया, नहीं भाई, सबसे पहले कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके बाद टेस्ट और उसके बाद टाइमली बेसिस पे रिवीजन, तब जाके सीए इंटर क्लियर होता है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि सिर्फ कंसेप्ट कर लिया, तभी आपके 1 या 2 अटेम्प्ट लगते हैं। जिस बच्चे ने समझ लिया कि यार कंसेप्ट के बाद मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से टेस्ट देना है, टेस्ट को चेक कराना एक्सपीरियंस फैकल्टी से, आप सोचते हैं कि हम खुद ही चेक कर लेंगे। भाई साहब, अगर खुद ही चेक कर लेते, अगर इतने ही आप एफिशिएंट होते तो अभी तक तो आपके घर पे सीए की डिग्री होती नहीं है ना अभी, तो वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सीखने की जरूरत है, तो वो जरूरी है कि एक्सपर्ट फैकल्टी से चेक कराया जाए। सर इतने टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? और आप तो कह रहे हो चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, तो इसके लिए आप बेटा हमारा 3.0 रेफर कर सकते हैं। जो 3.0 है उसके अंदर आपको अगर मैं बताऊं तो आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के वीडियो सॉल्यूशन आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के साथ भी मिल जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट पेपर जो हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी चेक करके देती है विद इन 5 to 6 डेज के अंदर, 5 से 6 दिन के अंदर आपको वो टेस्ट पेपर चेक करके मिलते हैं, और जब मर्जी दे सकते हैं। इसी कोर्स के अंदर आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स, फुल कोर्सेस, जो आप जिस दिन कोर्स लिया उस दिन से लेकर के जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी है आप तब तक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं काउंसलिंग सेशंस, डाउट क्लासेस, जो आपके लिए 100% एफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपने 3.0 ले लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपको सारी की सारी आपको बेनिफिट मिल गए। जो एक बच्चे को चाहिए कोर्स के अंदर, वो सब कुछ अवेलेबल है।
हाँ जी, जो जो आप एक बच्चे को चाहिए बस सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए हम कहते हैं सिर्फ कोचिंग नहीं, हम सर्विसेज देते हैं। अब ये तो बात हो गई कि यार ये कर लिया। अब आप सर बता रहे थे कि व्हाट अदर स्टूडेंट्स डू, या हम क्या गलतियां करने वाले हैं जो आपको पता है। चलो अब बात करते हैं कि क्या गलतियां आप करते हो। कुछ तो मैं वैसे ही बता चुका हूं, अब देखना बात को समझना। मिस्टेक्स व्हाट स्टूडेंट्स डज, क्या गलतियां करते हैं आप जिसकी वजह से सी एंटर निकालना मुश्किल हो जाता है। फोकस ऑन ऑल एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे आप स्टार्ट, अभी फॉर एग्जांपल आपका टाइम निकल गया, आप सोचोगे यार एक साथ में मैं सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। सारे सब्जेक्ट आप एडवांस अकाउंट उठा लोगे, टैक्स उठा लोगे, लॉ उठा लोगे, ऑडिट उठा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। जब भूख लगती है तो क्या करते हो, जल्दी च्यू करोगे या दोनों हाथ से खाना चालू कर दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि दोनों हाथ से खाना है, आपको क्या करना है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे एक दिन के अंदर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लेने हैं, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। एक सिंगल डे के अंदर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं लेने हैं, इतना मोर देन इनफ है। 2 सब्जेक्ट करोगे तो आपको खत्म होते हुए दिखेगा, जल्दी से सिलेबस होगा। ठीक है जी, तो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाना है। आप ये भी देखो ना यार, आईसीआई जो है एक दिन में आपका एक पेपर ले रहा है, उसके बाद एक दिन की छुट्टी दे रहा है। अगर उसे इतना ही ज्यादा मल्टीटास्किंग कराना होता आपसे तो एक दिन में ही 4 पेपर ले लेता, नहीं लेता ना। वो भी चाहता है भाई साहब आप जो काम कर रहे हो उसमें एफिशिएंट बनो, तो एफिशिएंट बनने के लिए एक दिन में 1 या फिर 2 सब्जेक्ट, बस 2 सब्जेक्ट इज मोर देन इनफ। आपको एक टाइम पे सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करने नहीं होते। आप 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो, 30 डेज तक बीत जाते हैं, उसके बाद आप तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, तब भी एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। इसके अलावा बात करूं, इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ सिलेबस फ्रॉम हार्ट नॉट फ्रॉम माइंड। ये क्या लिख दिया सर, बेटा इसका मतलब ये है, अब आपने एक साथ सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, आपका फोकस हो जाता है जैसे अर्जुन का मछली की आंख पे, तो आपका फोकस हो जाता है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बहुत अच्छी बात है, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आपको लगता है टीचर ने पढ़ा दिया, मैंने देख लिया, मेरे को समझ आ गया, नोट्स बनाए या ना बनाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ऐसा नहीं है। आपको दिल को लग रहा है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मेरे सारे लेक्चर खत्म हो गए, अरे वाह मेरा सिलेबस खत्म हो गया, जबकि कुछ भी नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपको आपके दिमाग का नहीं, दिल का खेल है। सिर्फ आपको लग रहा है सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने टाइमली बेसिस पे रिवीजन नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे। तो सिलेबस सिर्फ आपके दिल को लग रहा है कि कंप्लीट हो गया, जबकि नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से। टेस्ट पेपर, हमारे टेस्ट पेपर्स भी आप ले सकते हैं, टेस्ट पेपर्स। उसके अलावा टेस्ट पेपर देने के बाद टाइमली बेसिस पे रिवीजन, ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में मिल जाती हैं। तो आप कोर्स को भी रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मैं बातें बता रहा हूं इसको नोट डाउन कर लो, तब जाके मई 2024 या जून 2024 के अंदर पहली बार में आप अपना पेपर क्लियर करेंगे। और माइंड से क्लियर करने का मतलब क्या है, माइंड से क्लियर करने का मतलब जब आपका फोकस सिर्फ ये है कि मैं जो चैप्टर कर लिया ना उसके अंदर कहीं नंबर नहीं कटने वाले। अब जैसे मैंने आपको बताया यार इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडवांस अकाउंट में आपने मॉड्यूल 3 कर लिया, बट आपने मॉड्यूल 3 अब जब 100% तरीके से करोगे कि उसमें क्वेश्चन चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए बट मेरे लिए करना आसान है, तभी तो उसमें आपके 150 नंबर में से 120 130 आएंगे। अगर आपने उसको भी ऐसे उड़ा होगा तो फिर कैसे चलेगा। तो इस बात को समझिए, टेस्ट पेपर, परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। नॉट अप्लाइड 2 + 2 = 5 स्ट्रेटजी। अरे सर आपको गिनती नहीं आती। अब बात को समझिए, अब आप ये बात को समझिए यार, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है। ग्रुप 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट थे, मैं ये मान के चल सकता हूँ यार किसी भी बच्चे का 3 में से 1 सब्जेक्ट वीक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 6 के अंदर से 2 ही तो होंगे ज्यादा ज्यादा, 3 हो जाएंगे ज्यादा ज्यादा, बाकी 3 तो अच्छे हैं। तो बात को समझिए, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 के अंदर किसी बच्चे का टैक्स वीक है, तो भाई साहब एडवांस अकाउंट्स और लॉ तो वीक नहीं था, तो आप फोकस करते हैं ना एडवांस अकाउंट्स और लॉ के अंदर 70-80 नंबर लाने का, और टैक्स के अंदर सोचते हैं यार कि चल जीएसटी करता हूं और डायरेक्ट टैक्स के अंदर कम से कम इतना करूंगा 10-15 नंबर आ जाए तो 50-60 पे भी काम बन जाएगा। इसमें ट्राई करें मैंने 70-80, तो मेरा एग्रीगेट भी अच्छा बन जाएगा। तो एग्रीगेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटजी लगानी है। वरना बच्चे आप क्या करते हो, आपका टैक्स वीक है, आप टैक्स पे इतना टाइम दे देते हो, एडवांस अकाउंट्स और लॉ पे टाइम नहीं दिया, और उसके बाद देखते हो कि टैक्स और एडवांस अकाउंट्स के नंबर बराबर हो गए। तो ये कोई तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को करने का। 2 + 2 = 5 स्ट्रेटजी अपनानी है। आपको देखना है कि कहाँ मेरे को नंबर बचाने हैं, कहाँ टाइम बचाना है, कहाँ लगाना है। इसके अलावा रिवीजन टेस्ट पेपर्स आर टाइम किलर्स। आपको लगता है कि यार ये रिवीजन और टेस्ट पेपर तो टाइम किलर है, सिर्फ और सिर्फ ये मॉन्स्टर है जो मेरा टाइम खा रहे हैं, मेरे पास वैसे ही समय कम है और लोग कह रहे हैं मेरे को ये आप रिवीजन करो टेस्ट पेपर दो, अरे सर टाइम खराब है। नहीं बेटा नहीं, टाइम किलर नहीं है, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। जो आप ये इन्वेस्टमेंट वो कब मैच्योर होगी, जब आपका एग्जाम होगा, आपको समझ आएगा कि यार रिवीजन और टेस्ट पेपर के बेसिस पे ही मैं क्लियर हो पाया हूँ, मेरा अटेम्प्ट क्लियर हो पाया है। तो रिवीजन और टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। आज ही इस बात को अपने पल्ले बांध लो। तो रिवीजन टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नॉट डन सेल्फ एनालिसिस वंस इन अ वीक। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे, तो क्या करते हैं रोज के बेसिस पे टारगेट बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। मैं भाई साहब आपको उतना नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कम से कम हफ्ते में एक बार तो एनालाइज करिए कि मैंने इस हफ्ते क्या पढ़ा, उसके अंदर से मेरे को कितना आया, और मैंने टेस्ट दे के देखा तो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते जितना करा था उससे ज़्यादा हुआ है, उससे कम हुआ है। तो कम से कम हफ्ते में एक बार ये एनालिसिस बनता है, टेस्ट पेपर बनता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं।
तो उम्मीद करता हूं अगर आपने ये वाली गलतियां नहीं करी तो आप 100% 101% क्लियर कर पाएंगे सीए इंटर बोथ ग्रुप मई 2024 में। और इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको इसको डील करना है, जो आपको मदद करेगा 101% सीए इंटर क्लियर कराने में बोथ ग्रुप। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें पसंद आई हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिख के जाइए यस वी विल क्लियर सीए इंटर बोथ ग्रुप in this attempt. Thank you so much. Jai Shri Shyam.